सो बेसिकली हम एनएलएम टॉपिक सीख रहे थे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया हुआ था। सो प्रीवियस लेक्चर में हम पुली वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, पुली एंड ब्लॉक क्वेश्चंस, और जिसमें हमने 2 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम सारी कर ली थी। 2 ब्लॉक वाली प्रॉब्लम में डिफरेंट टेंशन के लिए मैंने बार-बार स्टेप्स बताए। पहले टी दिखाना है, टी के बाद टी इंटू ए वाला मेथड यूज़ करना है और फिर सबकी इक्वेशंस लिखनी है। तो यार सब लोग को 2 ब्लॉक प्रॉब्लम समझ में आ गया था? बताएं किसी को कोई डाउट? और जो भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस की थी वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स थी। सारे में हम डिफरेंट केसेस देख रहे थे। लाइक किसी में वेट पूरा mg काम कर रहा है, किसी में उसका कंपोनेंट काम कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस हमने देखे कि उसका कोई भी कंपोनेंट भी काम नहीं कर रहा है, mg का यूज ही नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के हमने सेवरल क्वेश्चंस देखे थे, 2 ब्लॉक क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है 2 ब्लॉक में तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज हम मूव करेंगे 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में। So we'll start with the example only. 3 block problem. अच्छा, 3 block problem में एक दिक्कत होगी। आपके पास एक्सेलरेशन अब कितने आ जाएंगे? a1, a2 एंड a3। डन। 3 एक्सेलरेशन आ जाएंगे और इक्वेशन भी 3 आएंगी। सो लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, अननोन क्या क्या होंगे? ये 3 अननोन है और एक अननोन को क्या होगा? t। तो टोटल कितने अननोन है हमारे पास? 4 अननोन है। और इक्वेशन कितनी है? ये भी एक टाइप की इक्वेशन बनेगी ना, जो t इंटू ए से आती है। सो बेसिकली हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। बट एक चीज आप समझो, 4 अननोन सॉल्व करना बहुत ही टफ काम है। क्लियर? 4 अननोन सॉल्व करना बहुत ही टफ काम है। तो मैं आपको पहले से हिंट दे के रखता हूँ कि क्या चीज यूज करना चाहिए। अगर आप इक्वेशन में, लेट्स से यहाँ पर इक्वेशंस आ गई हैं और इक्वेशन में अगर आप a1, a2, a3 इनको रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे तो इक्वेशन टफ हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? a1, a2, a3 को निकालेंगे, t को कट करने का ट्राई करेंगे तो इक्वेशन टफ हो जाएगी। उसकी जगह पे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप ये सारी इक्वेशन में से a1 की वैल्यू निकाल लें, a2 की वैल्यू निकाल लें और a3 की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ व्हाट? t। सब लोग समझते जाए, सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। तो a1, a2, a3 की वैल्यू t के टर्म्स में निकाल दें और वो पूरी a1, a2, a3 इस इक्वेशन में रख दें। इससे पूरी इक्वेशन में क्या दिखेगा? सिर्फ t दिखेगा और t हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में अगर आपने मेथड सही नहीं लगा तो आंसर आपको बहुत देर से आएगा। सो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए क्या करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, a1, a2, a3 इक्वेशन से निकालेंगे और उसे उठाकर किस इक्वेशन में रख देंगे? ये जो t डॉट a से इक्वेशन आई है। समझ आया सबको? इससे तुरंत हमारे पास क्या आ जाएगा? t, और t आने के बाद किसी भी इक्वेशन में रख के a1, a2, a3 आ जाएगा। क्लियर? सॉल्विंग मेथड में सबको क्लियर रहेगा कि कैसे करना है। अच्छा, बाकी जो इक्वेशन फॉर्मिंग, टी डॉट ए फॉर्मिंग, ये सब तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ओके, चले ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग देखें और उसके बाद फिर एक एग्जांपल आप लोग खुद से कर लीजिए, तो वो बेटर रहेगा आई गेस। सो देख लेते हैं। सो लेट्स से हमारे पास बॉक्सेस हैं। अच्छा, ये 2 kg है, ये 4 kg एंड ये 6 kg। ओके, तो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये एग्जांपल है। तो बताइए फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पूरी स्ट्रिंग में टी दिखाना चाहिए। तो टी दिखा लेते हैं यार, इसको टी है तो फिर यहाँ पे भी टी फील होने वाला है पूरे स्ट्रिंग में। मतलब यहाँ पे टी तो यहाँ पे भी टी, मतलब यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टी। क्लियर? सो ये दोनों बॉक्स को क्या फील होने वाला है? टी। बट इस बॉक्स को क्या फील होगा? 2t फील होगा। ओके, गुड।
सो पहला पॉइंट था टी दिखा दिया, अब उसके बाद हमें क्या दिखाना चाहिए? एक्सेलरेशन। अब बताओ क्या लग रहा है, कौन सा बॉक्स नीचे जा रहा होगा, कौन सा ऊपर आ रहा होगा? 4 kg नीचे। अच्छा, फिगर में मैंने 4 को नीचे बना दिया है, तो 4 नीचे जा रहा है, 6 kg नीचे। 6 kg नीचे जा रहा है। 6 kg नीचे। ओके, चलो लेट्स से कुछ रैंडम सा एज्यूम कर लेते हैं। याद है, अगर रैंडम सा मैंने एज्यूम किया, क्योंकि अभी उतना क्लियर नहीं पता चल रहा है कि कौन नीचे जाएगा। अगर लेट्स से मैंने इसको बोल दिया कि ये नीचे जा रहा है A2, और ये आ गया नेगेटिव, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है कि 4 kg कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ये मत समझ लेना कि नेगेटिव मतलब नीचे और पॉजिटिव मतलब अप, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि आपने जो एज्यूम किया उसका उल्टा आंसर आएगा। तो लेट से कुछ कोई रैंडम सा मान लेते हैं कि 4 kg नीचे आ रहा है और 2 kg ऊपर जा रहा है। ठीक, तो फिर 6 kg को भी ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं A1, ये हुआ A2 और ये हुआ A3। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन, सबसे फर्स्ट क्या लिखते हैं, कैसे बनाते हैं? समेशन ऑफ T डॉट A इज इक्वल टू, गुड। सो बताओ 2 kg के साथ A भी अप है और T भी अप है, तो कैसे रहेगा? प्लस T इंटू A1 प्लस A2 के साथ देखो, A2 नीचे और T ऊपर है, मतलब माइनस -2t है। यस, और ये प्लस होगा क्योंकि ऊपर है। A3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो क्या इक्वेशन आ गई, यहाँ से आ गई A1 माइनस 2A2 प्लस A3, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, T कैंसिल आउट हो गया, उस तरफ 0 में चला गया। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब याद रखना है कि अगर इस इक्वेशन से आपने A1 A2 अलग से निकाल ही नहीं सकते हो कि आप इक्वेशंस में रख दो, तो इससे बेस्ट क्या रहता है कि बाकी अदर इक्वेशन से A की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो। तो फॉर 3 ब्लॉक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ सॉल्विंग टेक्निक क्या रहेगी। A की वैल्यू ये वाली इक्वेशन में हम रखेंगे। तो चले सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप, सारे बॉक्सेस को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 kg को, ये T कहाँ लग रहा है? ऊपर। जा कहाँ रहा है? ये ऊपर। ऊपर, और नीचे लग रहा होगा वेट mg। तो इसका मतलब क्या होगा? T माइनस mg कितना होगा? 20 इज इक्वल टू 2 इंटू A1। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आएगी? A1 की वैल्यू आएगी T माइनस 20/2। ये हो गया सेकेंड। इस तरीके से सबकी बना लेते हैं, सारे बॉक्सेस की इक्वेशन बना लेते हैं। 4 kg की देखें, 4 kg पे T कितना लग रहा है? ऊपर की तरफ 2T, बट ये जा कहाँ रहा है? नीचे जा रहा है A2 से, और वेट इसका 40 नीचे लग रहा है, तो कौन डोमिनेट कर रहा है? 40। 40 माइनस 2T इज इक्वल टू 4 इंटू A2। सो A2 क्या आ गया देखो, 4 का डिवाइड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 4T माइनस 2T ओवर 4। चाहिए तो एक 2 का डिवाइड हुआ, एक 2 बच जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे, वैसा कुछ नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। ये हुई इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन फोर्थ क्या हो जाएगी? 6 kg की। 6 kg के लिए ऊपर T लग रहा है और ये जा भी कहाँ रहा है? ऊपर जा रहा है। नीचे क्या लगेगा? वेट 60। तो इसका मतलब क्या हो गया? 60 जा रहा है, T माइनस 60 इज इक्वल टू 6 इंटू A3। सो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? T माइनस 60 ओवर 6 फोर्थ। अब ये करना है कि 1 2 3 4 से A1 A2 A3 की वैल्यूज कहाँ रख देनी है? फर्स्ट में रख देनी है, इससे हमें सबसे फास्ट सॉल्विंग हो सकता है। सो यूजिंग A1 A2 and A3 in equation 1। इक्वेशन 1 में A1 A2 A3 की वैल्यूज रख देते हैं। A1 कितना है? T माइनस 20/2 प्लस ये कितना है? 40 माइनस 2T/4, 40 माइनस 2T/4, बट ये क्या है? नेगेटिव है, 2A2 है, देखो माइनस ऑफ 2A2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए था? माइनस ऑफ 2A2 प्लस A3। सो T माइनस 60 ओवर 6 इज इक्वल टू क्या है?
0। अब थोड़ा सा एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा? 6 हो जाएगा। 3t माइनस 60 डन। 3 का मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया 6 को, रिमेनिंग आया 3 का हम फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 2 से कट कर देते हैं यार इसे, सो 3 टाइम्स जाएगा, फिर से 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 3 टाइम्स 120 माइनस 3 टाइम्स 60 प्लस ये तो नॉर्मल ही रहेगा, t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 क्या जाएगा इधर डिवाइड में, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई में, 0 में कोई भी डिफरेंस आएगा नहीं। अच्छा यहाँ देखो 3t, अब सॉल्व कर लेते हैं। 3t माइनस 60 माइनस 120 प्लस 60 प्लस t माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से कितना है, 3 6 10, सो 10t 60 120 60 240 माइनस 240 इज इक्वल टू, तो t आ गया आपको कितना, 24 न्यूटन। समझ आया, t आ गया। अब बाकी सारे 24 न्यूटन। बाकी सारे निकाले चले। देन a1 कितना हो जाएगा, a1 देखे क्या था, t माइनस 20/2, तो 24 माइनस 20/2 कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो हमने a1 एज्यूम किया कि वो 2 kg वाला ब्लॉक अप जा रहा है, मतलब वो करेक्ट है। डन। a2 देखें, सो a2 देख लेते हैं, 4t माइनस 2t/4 है, सो 4t माइनस 2t, सॉरी 40 माइनस नेगेटिव है। ओवर 4, क्लियर। तो इसे देख लेते हैं, सो 2t का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 24 इंटू 2 48 बाई, तो ये भी 2 आ गया, बट कितना आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का 2 आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। a3 देख लेते हैं, t minus 60 हाँ तो ये है t माइनस 60/6, सो t माइनस 60/6, तो t है 24 माइनस 60/6, ओके। सो ये कितना आ जाएगा, 36/6 मतलब 6 6 माइनस 6 मीटर। नेगेटिव का 6। तो इसका मतलब फाइनली अगर हम देखें, फाइनली क्या होने वाला है, फाइनली ऐसे होने वाला है कि हमने क्या एज्यूम किया था, a1 को 2 kg, कहाँ जा रहा था 2 kg, हमने एज्यूम किया था अप, तो ये सही है, ये जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, 2 से। फिर ये जो 4 kg है और जो 6 kg है वो दोनों उल्टा हो गए हैं। 4 kg भी कहाँ जा रहा है, हमने एज्यूम किया था डाउन, ये एज्यूम्ड था, बट ये रॉन्ग हो जाएगा ना, एज्यूम्ड वाला गलत हो जाएगा। कहाँ जा रहा है वो, ऊपर जा रहा है, किससे, 2 से, तो ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। और 6 वाला हमने एज्यूम कहाँ किया था इसे, अप, ऊपर। ये एज्यूम्ड था, ये क्या है, गलत है, एज्यूम्ड वाला गलत निकल गया, और वो किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। तो ऐसा नहीं है कि -2 मतलब समझ जाना कि नीचे है, नहीं, एज्यूम्ड के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो एज्यूम्ड के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। तो बेसिकली फाइनल सिचुएशन है कि रियल में कौन सा बॉक्स नीचे जा रहा है, 6 वाला नीचे जा रहा है, और उसके वजह से 4 भी ऊपर जा रहा है और 2 भी ऊपर जा रहा है। समझ आया सिनेरियो, yes sir ओके। तो ये मेथड समझ में आया सॉल्विंग का कि 3 ब्लॉक प्रॉब्लम का सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट अप्रोच यही होता है कि सारे एज की वैल्यू निकाल के A1 A2 कहाँ पे आपको ये इक्वेशन में रख देनी है जो t डॉट ए से आई है, ओके। तो मुझे लगता है सबको समझ आ गया। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग, देखिए इसमें अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो पहले। ओके चले। अच्छा इस क्वेश्चन में आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वेशन आपको सही, मतलब ऐसे इंटीजर वैल्यू ही मिलेंगी, पॉइंट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो टेंशन नहीं लेना है। चले तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ओके, तो ट्राई करें यार इसे। आंसर आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है चैट बॉक्स में, आप लोग सॉल्व करके रखें। इट इज़ ऑल अबाउट कि सॉल्विंग प्रोसीजर आपको याद है कि नहीं, सिर्फ वही पॉइंट है और बहुत इसमें कुछ ज़्यादा टफ सा पॉइंट है नहीं। तो फास्ट करना होता है एग्जाम में इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है। सो आप लोग करें जल्दी से। सो स्टैंडर्ड टाइम इज लाइक 3 मिनट्स में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपको। सॉल्व करें सब। ओके, किसी ने कंप्लीट सॉल्व किया इसे? यस। ओके, ठीक है, तो देख लेते हैं यार। हमें पता है कि टी सारे स्ट्रिंग्स में कितना होगा, टी फोर्सेस दिखाएंगे। सो यहाँ पे जो टी फोर्सेस होंगे, सो ये वाली रोप को कितना फोर्स फील होगा, इसका मतलब अब 2t। ओके। और अगर इस पे टी स्ट्रिंग फोर्स सब पे टी है, बिकॉज पूरी एक ही स्ट्रिंग कनेक्टेड है थ्रू आउट, तो मतलब ये वाली स्ट्रिंग को भी कितना फोर्स फील होने वाला है, 2t। बस आपको एज्यूम क्या करना था, एक्सिलरेशन। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन से देख तो लिया है हमने कि ये वाला भी अप जा रहा है, लेट्स से ये A1 से अप जा रहा है, ये A2 से अप जा रहा है, और ये डाउन आ रहा है किससे, A3 से। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, समेशन ऑफ ऑल टी डॉट ए क्या हो जाए, 0। तो वहां से इक्वेशन आई गेस क्लियर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 2t इंटू A1 प्लस 2t इंटू A2 माइनस ये अपोजिट है t इंटू A3 इज इक्वल टू 0। तो देखें क्या सिचुएशन बनने वाली है, 2A1 प्लस 2A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे लगता है ये इक्वेशन आपको बन गई। डन। अब सारे बॉक्सेस की इक्वेशन मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, ठीक, बार बार एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा होगा, 2t। 2t। तो 2t माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2A1।
डन। फिर हो जाएगा नेक्स्ट 2t माइनस 4t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a2। और नेक्स्ट हो जाएगा क्या 60 नीचे जा रहा है वो, सो 60 डोमिनेट कर रहा होगा, 60 माइनस t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 इंटू 8। और ऑल थ्री वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। इन इक्वेशन 1 मैं स्पीड में सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें बार बार नहीं लिख रहा हूँ। इन इक्वेशन नंबर 1 a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देख सकते हैं 2 का डिवाइड कर देंगे, सो 2 का डिवाइड कर देंगे, सो यस, सो 2t माइनस 20 ओवर 2, ठीक है। सो ये इससे कैंसिल हो जाने वाला है 2। फिर प्लस 2 टाइम्स a2 है, a2 देख लेते हैं यहाँ से, a2 कितना है, a2 है 2t माइनस 4t ओवर 4, तो यहाँ से एक 2 कैंसिल आउट होने वाला है। देन क्या सिचुएशन होगी, माइनस ए थ्री की वैल्यू कितनी है 60 माइनस टी ओवर 6, ये हो गई किसकी a3 की वैल्यू 0। तो मतलब आप 2 to 3 मिनट में कर सकते हैं क्वेश्चन, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको थोड़ा सा तो फास्ट रखना पड़ेगा। अब मुझे पता है इनका एलसीएम आएगा 6 और 6 इधर पे जाएगा 0, तो मैं अभी पूरा स्टेप नहीं दिखा रहा हूँ कि इनका एलसीएम 6 आएगा और वो उस तरफ 0 आ गया, सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 6 इंटू 2 12t माइनस 120 या फिर प्लस यहाँ पे 2 है और 3 टाइम्स एक्स्ट्रा आएगा, 3 इंटू 2 6t माइनस 120 माइनस 6t प्लस t, ठीक है। तो ये हमने जो है पूरा कर लिया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया 0, तो फाइनली देखो कितना है 12 6 एंड t 19t ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ कि 19 से डिविजिबल चीज नहीं आएगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। -360, सो कितना आ गया 300, सो मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई 300 बाई 19। अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि t पता चल गया तो अब आप आगे a1 a2 a3 निकाल लेंगे ना रख के, ठीक है। तो बस पॉइंट ये था कि आप समझ जाएं क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है जल्दी से, ये समझाने के लिए हमने ये दिया हुआ है। डन। सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं और इस बार आप लोग फास्ट जल्दी से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो मैं इसमें a1 a2 नहीं फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन है t आ गया है, तो आगे की वैल्यूज आप लोग सॉल्व कर लोगे आराम से। तो इस पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसपे mg पूरे में नहीं लग रहा हो। तो याद है कल हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर में एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ ही था, ओके। सो ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, सबके वेट्स दे लेते हैं, लेट्स से 1 kg 2 4 करने में इक्वेशन थोड़े से टफ हो जाते हैं, इसलिए 2 kg 3 kg। चले सॉल्व करें सब लोग, और इस बार पूरे आंसर्स चाहिए हमें, सारे ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन और टेंशन चाहिए सारे स्ट्रिंग्स में। सॉल्व करें जल्दी से।
ओके, आप लोग टेक्स्ट बॉक्स में टी का आंसर आप मैसेज कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाएगा। अगर टी करेक्ट है दैट मीन्स आपकी सारी इक्वेशंस करेक्ट है और A1 A2 ये सब करेक्ट आएगा। सो टी देखें, टी आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट है। ओके, वेरी गुड हर्षदा, अश्विन, वेरी गुड। सुजल, चेक अगेन, इट्स नॉट करेक्ट। सोजवाल, ओके गुड। टी अगर आप आंसर करते हैं इसका मतलब आपने इक्वेशन सही बनाई है और एक्सेलरेशन भी आपका सही आएगा। कार्तिक नॉट करेक्ट, शिव प्रसाद करेक्ट, वेरी गुड। आदित्य नॉट करेक्ट। So like out of 10 only 4 students have given the correct answer. Still the ratio is not good. देखिए यार, आ जाना चाहिए था सब लोग को। एक बार रीचेक करें जिनका गलत है। द आंसर इज T इज इक्वल टू 6 न्यूटन। एक बार रीचेक करें किनका 6 न्यूटन नहीं आ रहा है, वो जल्दी से रीचेक करें। ओके, लेट्स सी इट देन। देख लेते हैं सॉल्व करके कैसे 6 आ रहा है। बाकी जिनको नहीं आया हुआ है चेक कर लेते हैं हम। देखें, मैंने बताया एक्सेलरेशन कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो उससे पहले हमें टी दिखा देना चाहिए। सो लेट्स से ये स्ट्रिंग में क्या है, टी टेंशन है, तो ये वाली स्ट्रिंग में टी होगा, लेकिन फिर इनमें हाफ हाफ होगा ना, T/2। तो इसलिए हम इस तरीके से नहीं एज्यूम करते, हम ऐसी स्ट्रिंग से लेते हैं कि इसे अगर हमने टी बोल दिया तो ये भी टी आ जाएगा, और इसके वजह से ये वाली स्ट्रिंग में कितना आ जाएगा, 2t। सो हम प्रेफर करते हैं कि नंबर्स हाफ नहीं हो, ऐसे 2 वाइज बढ़ते जाए, T 2t 4t, तो बेटर रहता है। अभी एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये नीचे आ रहा है कुछ A1 से, ये अगर नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये कहाँ जा रहा होगा, A2 से, और ये पक्का पता है कि ये आगे स्लाइड हो रहा होगा लेट्स से किसी A3 से। ठीक, सो लेट्स से T डॉट A लिख देते हैं पहले, समेशन ऑफ T डॉट A 0। तो देखें A1 के लिए T ऊपर लग रहा है और A1 कहाँ है, नीचे, मतलब नेगेटिव रहेगा। प्लस A2 के लिए देखें T ऊपर लग रहा है और A2 भी ऊपर ही है, तो बेटर है प्लस रहेगा। प्लस यहाँ पे देखें 2t जिस तरफ लग रहा है A3 भी उसी तरफ जा रहा है, मतलब ये भी प्लस रहेगा, 2t इंटू A3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से बहुत ही स्ट्रेट आ गया हमारे पास क्या, A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई यार, ये तुरंत हमें बना लेनी है। ओके, सर -A1 या ओ -7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा हो गया। अब इक्वेशन 2 3 बाकी तो तुरंत फास्ट लिख सकते हैं, अब सिखा दिया है आप लोगों को काफी। तो चलो A1 से देखें, ये कहाँ जा रहा है, A1 वाला 3 kg ऊपर जा रहा है, मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है, T। सो T - 30 इज इक्वल टू 3A1। मुझे लगता है अभी आप लोग एकदम इस चीज से बहुत परफेक्ट हो गए होंगे, ये क्वेश्चन यूज करना। A2 देखे कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, T, सॉरी 3 kg वाला नीचे जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी,
30 30 -10 minus t. और ये ऊपर जा रहा है, टी लेके जा रहा है, तो क्या होगा, टी माइनस एम जी दैट इज 10 इज इक्वल टू 1 इंटू A2। ये इक्वेशन थर्ड। और फिर देखिए इसको, इसमें तो mg का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि mg को कौन बैलेंस कर लेगा, नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। तो ये सिर्फ t आगे जा रहा है, तो इसको मतलब इसको 2t जा रहा है, कोई अपोज नहीं कर रहा है, इज इक्वल टू m। तो इसका m कितना है, 2 kg, सो 2 इंटू A3। ये सिंपल सी 4 इक्वेशंस हो गई। अब इन सबको रख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। सो इन इक्वेशन 1 माइनस A1, तो A1 को क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस t बाई 3। ओके, देन A2, so A2 is just t minus 10, then 2A3। A3 तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, A3 इज इक्वल टू क्या आ गया है, t। क्लियर सबको, ये यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया, A3 तो और सिंपल हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 2t हुआ और ये t मिलके हो जाएगा 3t। 3 एलसीएम टाइप ले लेंगे, सो ये हो जाएगा -30 माइनस माइनस प्लस t प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9t माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10t इज इक्वल टू 60। तो t कितना आ गया, 6 न्यूटन। तो t आ गया, A1 A2 आप निकाल सकते हैं। डन, समझ में आया। सो मैं लिख देता हूँ, देन A1 कितना आ जाएगा, A1 है 30 माइनस t बाई 3, सो इट इज 30 माइनस 6 बाई 3। सो कितना हो गया, 30 माइनस 6 24, 8। ये हुआ A1। A2 कितना हो जाएगा, A2 है t माइनस 10, सो t माइनस 10 मतलब 6 माइनस 10 मतलब -4। आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंजेस आने वाले हैं। A2 क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब 1 kg ब्लॉक भी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब पता है सिचुएशन क्या है, कि ये जो पुली है ना, ये पूरी पुली ही नीचे आ रही है। तो पुली इतनी फास्ट नीचे आ रही है कि अगर इवन आप बोलो कि लेट से पुली नीचे आ रही है 2 से और ये बॉक्स ऊपर जा रहा है 1 से, तो रियल में इस बॉक्स को क्या फील आएगा कि ये 1 से नीचे जा रहा है। और क्लियर कर लेते हैं, सपोज पुली 5 से नीचे आ रही है ये वाली, और ये बॉक्स ऊपर जा रहा है 1 से, तो ओवरऑल बॉक्स को अभी भी क्या फील आएगा कि ये 4 से कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। क्लियर, रिलेटिवली ये 1 ही जा पा रहा है ना, जबकि पुली नीचे कितनी आ रही है, 5, तो इसलिए उसको 4 का फील होगा। तो बेसिकली पुली नीचे ज्यादा फास्ट आ रही है, इसलिए उसको एक्सेलरेशन ऐसा रहेगा। A3 देख लेते हैं, A3 इज जस्ट t, सो कितना आ गया, 6। डन, सबको चीजें समझ में आ गई यार, 3 ब्लॉक सिस्टम क्लियर है सबको। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वाला सेगमेंट भी खत्म होता है। तो हमने वो इंक्लाइंड प्लेन वेज वाला सिस्टम कर लिया, नॉर्मल फोर्सेस वाला सारा हमने कर लिया, स्ट्रिंग कर लिया। नेक्स्ट हमारा बचता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। क्या, स्प्रिंग सिस्टम। ओके, अच्छा, स्प्रिंग के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। स्ट्रिंग में तो अपन कुछ भी जल्दी से टी लिख देते हैं, स्प्रिंग के लिए थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर रहना पड़ेगा। तो चले देखते हैं स्प्रिंग क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कैसे फोर्सेस लगाता है। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर की बात कर ले अगर, तो स्प्रिंग बहुत सिंपल सी बात है। स्प्रिंग जो दिखता है आपको, आपने देखा हुआ है नेचुरल, इस टाइप का एक स्प्रिंग रहता है। डन, तो स्प्रिंग की सबसे खास बात है कि इसकी एक लेंथ है, ये अभी लेट्स से ये L, इस लेंथ को बोलते हैं नेचुरल लेंथ। ये क्या है, दिस इज नेचुरल लेंथ। मतलब when the spring is in natural length it will not apply any forces। ये हमें पॉइंट याद रखना है, क्या, कि if a spring is in natural length it will not apply any force। apart from this natural length
इस स्प्रिंग का एक कांस्टेंट भी होता है। सो स्प्रिंग के लिए दो चीजें डिफाइन होती हैं, क्या? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्प्रिंग में दो काम की चीजें हैं, क्या? नेचुरल लेंथ होती है इसकी और स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि स्प्रिंग कैसे करता है, कैसे फोर्सेस हमें प्रोवाइड कराने वाला है। तो मैंने बताया था नॉर्मल फोर्सेस कैसे काम करते हैं, पुश करते हैं दोनों को, याद है? बोथ द कॉन्टैक्टिंग ऑब्जेक्ट आर पुश्ड बाय नॉर्मल फोर्स। अगर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो क्या करेंगे? पुल। पुल करेंगे। अब स्प्रिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, स्प्रिंग में पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं, ये खास बात है। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं स्प्रिंग में। नंबर वन, अगर हमने इसे नेचुरल लेंथ से इलोंगेट किया, इलोंगेशन। So in the case of elongation, suppose ये नेचुरल लेंथ थी और हमने इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर दिया। So what spring does actually, it try to come at normal length. Okay, so the spring will try, if the spring will try to come at normal length, तो वो फोर्स कैसे करेगी? इस तरीके से स्क्वीज करने का वापस से ट्राई करेगा ना फोर्सेस। तो स्प्रिंग फोर्सेस कैसे लगेगा? इनटू, ठीक है, कंप्रेशन टाइप का उसे फोर्सेस लगेगा। क्लियर? तो लेट्स से इसकी नेचुरल लेंथ थी L एंड व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, लेट्स से इसे x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया, तो नई लेंथ कितनी हो जाएगी? L प्लस x। तो अब मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जब हम इलोंगेट करते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है? पुल करती है कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो स्प्रिंग बेसिकली अगर मैं बोलूं कि स्प्रिंग फोर्सेस कैसे अप्लाई करती है, तो स्प्रिंग फोर्सेस अप्लाई करती है नेचुरल लेंथ में लाने का। सो स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग और ऑलवेज ट्राई टू कम एट इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, तो अगर हमने उसे एलोंगेट किया तो स्प्रिंग हमें क्या करेगी? पुल करेगी। अच्छा, ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। हाउ वी कैलकुलेट द स्प्रिंग फोर्स है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब हमने कितना उसे डिफॉर्म कर दिया है फ्रॉम नेचुरल लेंथ। समझ आया डिफॉर्मेशन का मतलब? तो इसका मतलब अगर मैं स्प्रिंग फोर्स बोलूं Fs, ये हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे लिखते हैं? K से, इनटू डिफॉर्मेशन क्या होगा? x। दिख रहा है, पहले लेंथ थी L और अभी हो गई L प्लस x, तो डिफॉर्मेशन कितना हुआ? x का। सो बेसिकली अगर हमने उसे इलोंगेट किया है तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन क्या होगा? एज अ इलोंगेशन काम करेगा x का। तो वेयर x इज व्हाट? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मीन्स either, अभी फॉर दिस क्वेश्चन इट इज इलोंगेशन। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा इसका मतलब? इस फिगर से देख के बताएं, इस फॉर्मूले से। सेकेंड स्क्वायर। F अपॉन एक्स ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो क्या हो जाएगा यूनिट? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, एलोंगेशन किस में रहेगा? ये तो मीटर में रहेगा ना, मीटर सेंटीमीटर जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर टाइप का रहेगा। तो पहले ये समझ आया कि एलोंगेशन कैसे काम करने वाला है। ठीक, अच्छा, दूसरा सेकंड, अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन
मतलब कंप्रेस किया अगर उसे नेचुरल लेंथ से तो क्या इफेक्ट होगा, सिमिलर, मतलब उतना कुछ पॉइंट है नहीं। सपोज ये स्प्रिंग है और अब हमने इसे कंप्रेस कर दिया है, तो क्या सिचुएशन होगी। तो लेट्स से इसकी पहले नेचुरल लेंथ थी एल और अभी हो गई है इसकी कुछ L minus X. एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स, तो कितना डिफॉर्म हुआ है, एक्स अमाउंट। ठीक, तो अगर ये डिफॉर्म हो गया तो अब ये क्या ट्राई करेगा, ये स्प्रिंग क्या ट्राई करेगा, अपने नेचुरल लेंथ में आने का ट्राई करेगा ना। तो इसका मतलब ये नेचुरल लेंथ में आने के लिए फोर्स कैसा लगाएगा, पुश करेगा। अब ये समझ आया। तो इस तरीके से ये जो है हमारा पॉइंट देख सकते हैं हम वहां पर कि पुश करेगा या पुल करेगा। सो बेसिकली आंसर क्या रहेगा, एफ एस इज इक्वल टू अभी भी वही रहेगा क्या, के इंटू एक्स। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक्स क्या हो गया है हमारा, ये कंप्रेशन। ओके, सो यहाँ पर क्या है, ये कंप्रेशन है। अच्छा, अभी कुछ बुक्स में आप देखोगे कि विद डायरेक्शन अगर मैं फोर्स लिखूं, ऑल्दो मैं प्रेफर नहीं करता क्योंकि डायरेक्शन तो हम लॉजिक वाइज देख सकते हैं ना। अगर मैंने इसे इलोंगेट किया तो ये क्या करेगा, अंदर की तरफ पुल करेगा, ठीक है। और अगर हमने इसे कंप्रेस किया तो ये क्या करेगा, बाहर की तरफ। बाहर की बाहर तरफ की pull तरफ। करेगा। तो जो आइडिया जो है हमारा फोर्स का, वो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। बट कुछ बुक्स में क्या होता है, विद डायरेक्शन लिखा होता है, तो आपको लगेगा अरे सर आपने तो गलत फॉर्मूला लिख दिया। तो मैं आपको विद डायरेक्शन भी लिख देता हूँ। विद डायरेक्शन, विद डायरेक्शन देखें क्या होगा, सिंपल है। अगर आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, मतलब आपने डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कॉज किया, इस तरफ कंप्रेस किया। लेट्स ये कंप्रेस है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, अंदर की तरफ है। और ये फोर्स किस तरफ लगाएगा अगर कंप्रेस किया आपने, तो बाहर की तरफ। बाहर। क्लियर। अच्छा, लेट्स हमने इसे एलोंगेट किया है, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ किया हमने, बाहर की तरफ। हाँ। ठीक है, एक्स किस तरफ है इस बार, बाहर की तरफ है। तो एलोंगेट बाहर होने की पर ये स्प्रिंग वापस लाने का ट्राई करेगी ना खुद को। तो ये दोनों केसेस में देखो ये एक्स के अपोजिट होता है ना। तो डायरेक्शन वाइज आप लिख सकते हो दैट स्प्रिंग फोर्सेस नेगेटिव ऑफ के एक्स। इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। इसका सिर्फ मतलब ये है दैट फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड। क्लियर। Yes sir. हाँ, तो ये बुक में लिखा होता है इसलिए मैंने समझा दिया। हमें जरूरत है क्या, नहीं, हम तो अपन कॉमन सेंस से चेक कर लेंगे ना कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। कंप्रेस है तो किस तरफ होगा, एलोंगेट है तो किस तरफ। ओके, तो ये बताइए स्प्रिंग सबको समझ में आया, ये स्प्रिंग ये पॉइंट सबको समझ में आया, स्प्रिंग फोर्स। Yes sir. ओके, Yes, गुड sir. गुड। अब एक बहुत ही Yes, sir. पॉइंट है, स्प्रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। स्प्रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में स्पेशल पॉइंट देखेंगे। स्पेशल पॉइंट क्या है कि एक स्प्रिंग के लिए सपोज आपने के डिफाइन किया और इसकी लेंथ क्या है, एल है। ठीक, अब सोचो अगर मैं इस स्प्रिंग को कट कर दूं, लेट्स से ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2, तो लेट्स से ये स्प्रिंग मैंने कट कर दी। ओके, सो ये लेंथ बची हमारी L1 और ये लेंथ बची L2। तो अब बताओ इनका के क्या होगा, के चेंज होगा या नहीं होगा, हाँ सर। No. के चेंज नहीं होगा। ओके गुड, नाउ द बेस्ट थिंग इज कि के चेंज हो जाएगा।
अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि के चेंज हुआ या नहीं। देखिएगा, मैं एकदम फील कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत तुरंत समझ आएगा। आपने ऐसा बॉल पेन यूज किया जिसके अंदर स्प्रिंग रहती है, देखा है Yes, कभी sir. पेन में? Yes, अच्छा, sir. अच्छा, गुड। Yes, sir. अब देखना, एक्सपेरिमेंट समझिएगा। आपने वो स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा, ऐसे प्रेस करके कई बार देखा होगा, ठीक? तो लेट से आपने उसे 1 सेंटीमीटर प्रेस कर दिया, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। वो कौन डिफाइन करता है? के। अगर आपको लेट से के 100 है और आपको 1 सेंटीमीटर कुछ प्रेस करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स पता चल जाएगा। अच्छा, अब क्या करिए, इस स्प्रिंग को कट कर दो, छोटा कर दो, मतलब वो जो पेन की स्प्रिंग है उसे थोड़े से इतने ही रखो। अब बताओ, इस छोटी सी स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर कंप्रेस करना इजी हो गया, बहुत टफ हो जाएगा? बहुत Tough. tough। बहुत टफ Tough. हो जाएगा। Tough. इसका मतलब के क्या हो गया? Change हो बढ़ गया. गया। समझ आया? तो बेसिकली के एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो सिर्फ उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, उसकी ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है के। तो अगर मैं लेंथ कम करूंगा तो के क्या होगा? बढ़ेगा. तो मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट सबको समझ आ गया। अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि हमेशा के और एल कांस्टेंट रहने का ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब क्या सिचुएशन होती है? के डॉट एल रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। समझ आया? एक स्प्रिंग के लिए के डॉट एल कांस्टेंट रहता है, इसके अकॉर्डिंग हम K1 और K2 को रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या सिचुएशन होगी? तो क्या सिचुएशन होगी कि इसका K1 L1 और इसका K2 L2 दोनों क्या रहेंगे? Constant. कांस्टेंट रहेंगे। तो कंपेयर करना रहता है, तो लेट से पहले इक्वेशन में था ये के और एल, के इंटू एल, तो उसे इक्वेट कर देंगे किससे? K1 एल L1, प्लस और वहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे जो भी हमें चाहिए, कि इन टर्म्स ऑफ के ही तो हमेशा आंसर करेंगे ना, कि K1 कितना हो जाएगा। तो अगर मैंने हाफ कर दिया, L1 हाफ है, तो इसका मतलब के K1 कितना आ जाएगा? 2K। समझ आया? तो स्प्रिंग के बारे में ये चीजें क्लियर रहेंगी सबको? ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल वाइज समझते हैं कि देखें स्प्रिंग कैसे सिस्टम में काम करने वाली है और किस तरीके से हमें स्प्रिंग में क्वेश्चन सॉल्विंग करनी पड़ेगी। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज एक 2 kg ब्लॉक है और ये स्प्रिंग रखी है। सपोज अगर मैं बोलूं कि दिस स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, ये भी स्प्रिंग कैसी है? द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। अनस्ट्रेच्ड का मतलब है कि एक्स क्या है? 0. तो क्या स्प्रिंग कोई फोर्स लगा रही होगी क्या? No. No. जीरो हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा क्या? नहीं। No, sir. फोर्स ही जीरो है तो दोनों के एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएगा। तो ये जस्ट एक सर इतना बड़ा स्प्रिंग होता है? क्या? इतना बड़ा स्प्रिंग होता है क्या? अरे यार, फिगर में मैंने बना दिया। इतना बड़ा स्प्रिंग मतलब क्या है? स्प्रिंग नहीं जानते हो? बाइक नहीं देखी है? बाइक का शॉकर क्या होता है? वो स्प्रिंग। और बड़ा देखना है, ट्रेन, ट्रेन कभी देखी है? ट्रेन में व्हील्स के ऊपर लगा होता है स्प्रिंग। फिर बताना कितने बड़े स्प्रिंग हो सकते हैं। डिपेंड हाँ करेगा ना ये इंस्ट्रूमेंट में। फिजिक्स में ये चीजें नहीं है कि ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं, हम एक सिनेरियो बना के उसको देखते हैं बस। हाँ, सो 2 kg हो या फिर 4 kg हो, जब तक अभी स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन, इलांगेशन, स्ट्रेच नहीं आएगा, सबका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। किसी को कोई भी फोर्स फील नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं। फाइंड
चलो सॉल्व करें इसे जल्दी से। एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन आपको बतानी है। ओके, तो सिचुएशन क्या है कि स्प्रिंग फोर्सेस है। हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को क्या कर रहे हैं, कंप्रेस। कंप्रेस तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्सेस लगाएगी, कंप्रेस आउटवर्ड बाहर की आउटवर्ड तरफ। फोर्सेस लगाएगी। तो मतलब इसको एक्सेलरेशन मिलेगा इस तरफ और इसको मिलेगा इस तरफ। अभी अच्छी बात क्या होती है कि स्प्रिंग फोर्स सेम रहता है, तो इसका मतलब हमें क्या कर लेना चाहिए, फॉर फाइंडिंग बिफोर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन, ये 2 kg है, ये स्प्रिंग है, ये 4 kg है। हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स। सो स्प्रिंग फोर्स देखे k कितना है 200, x क्या यूज करेंगे, 10 यूज करेंगे क्या, 10/100 0.1. 10/100 100। क्यों, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमें। दिस मस्ट बी इन मीटर, क्योंकि वो न्यूटन पर मीटर में गिवन है। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा 20। 20 न्यूटन। अभी पैटर्न क्या होगा, हमने कंप्रेस किया हुआ है, तो अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, तो कंप्रेस्ड है तो इसका मतलब फोर्सेस किस तरफ लगाएगी, पुश करने का अपोजिट ट्राई करेगी, अपोजिट आउटवर्ड लगाएगी। तो इसका मतलब देखो स्प्रिंग फोर्स तो सेम रहता है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द फोर्स ऑन अ स्प्रिंग इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, ये जो इलांगेशन का हमने यहाँ पर फोर्स देखा हुआ है, द फोर्स ऑन अ स्प्रिंग इज सेम थ्रू आउट, द फोर्स ऑन स्प्रिंग इज सेम थ्रू आउट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को फोर्स क्या फील होने वाला है, एफ एस। तो अभी हमें ए ही तो निकालना है ना, मान लेते हैं ये A1 है ये A2 है, ये बाहर की तरफ जाएंगे दोनों, तो क्या हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1A1, और एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर M2A2। दोनों को ही क्या फोर्स फील हो रहा है, एफ एस ही हो रहा है। सो एफ एस है 20, M कितना है पहले के लिए 2 इंटू A1, तो A1 कितना आ गया 10, और ये हो जाएगा अपना 20 इक्वल टू ये 4 है kg, तो A2 कितना हो जाएगा 5। समझ आया, दोनों ब्लॉक को अलग अलग एक्सेलरेशन फील होगा क्योंकि उनका मासेस अलग है। सेम क्या चीज रहेगी, स्प्रिंग फोर्स। तो ये याद रखना कि स्प्रिंग वाले में चांसेस हैं कि दोनों के एक्सेलरेशन कैसे हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, जबकि स्ट्रिंग और नॉर्मल के केस में क्या सिचुएशन रहती थी, दोनों के एक्सेलरेशन हमेशा सेम सेम रहते थे। कोई डाउट इसमें, सर हाँ पूछिए। अभी हम स्प्रिंग को वेटलेस मान रहे हैं ना। हाँ, स्प्रिंग को वेटलेस मान के चल रहे हैं, ये चीज़ हमेशा फिजिक्स में हम रखेंगे कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग ये सबको वेटलेस मानेंगे, क्योंकि अगर वेट हो जाएगा तो वो एज अ बॉक्स काम करने लगेगा, और फिर उसके ईच पॉइंट पे फोर्स सेम नहीं रहेगा, जैसे हमने स्ट्रिंग में बात की थी। ठीक है, तो इसलिए स्प्रिंग को हम हमेशा वेटलेस ही मानते हैं। डन, चले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, और बेटर आइडिया सिमिलर पैटर्न पे आपको आइडिया और क्लियर हो जाए।
ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि अब हमने स्प्रिंग को एक साथ कंप्रेस नहीं किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने क्या दे दिया था कि स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है कितना 10 सेंटीमीटर। इस बार क्या हुआ है, दोनों बॉक्स को अलग अलग कंप्रेस किया है। इसे कंप्रेस किया है 3 और इसे कंप्रेस किया है 1। पार्ट समझ में आया सबको क्वेश्चन? तो बताना है कि दोनों का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। देखिए इंटरेस्टिंग है, एक बार ट्राई करें आप लोग, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, किसी ने सॉल्व किया? बताएं 2 kg पे कितना फोर्स होगा? 60 60 60। ओके, सो F इज इक्वल टू हमने कैसे निकाला? 2000 इंटू 3/100। कितना 60 न्यूटन आ गया। Yes, sir. अच्छा, ये किस पे? ऑन 2 kg। अच्छा, ऑन 3 kg कितना हो जाएगा? 20 20 न्यूटन ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये हो गया 20 न्यूटन, वेरी गुड। ऑन ये कितना हो गया? 4 kg बॉक्स। क्लियर? अच्छा यार, तो फिर तुम लोग को क्या लगता है ये लाइन मैंने किस लिए लिखी है? ये लाइन किस लिए लिखी है? इस लाइन का मतलब क्या है? फोर्स थ्रू आउट द स्प्रिंग क्या होना चाहिए? सेम। और आप तो अलग ही लेवल पे ले गए, एक तरफ आपने 60 कर दिया और एक तरफ 20 कर दिया। ऐसे होगा क्या फोर्स? No. नहीं। तो इसका टोटल मतलब 80 न्यूटन 80 न्यूटन आएगा। एग्जैक्टली तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए सिचुएशंस। फोर्स इन ऑन अ स्प्रिंग थ्रू आउट शुड बी सेम। फोर्स थ्रू आउट ऑन अ स्प्रिंग शुड बी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हम इंडिविजुअल इलोंगेशन नहीं देखते हैं, हम हमेशा क्या देखेंगे? टोटल डिफॉर्मेशन। तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे? टोटल डिफॉर्मेशन कितना है, टोटल डिफॉर्मेशन। तो अच्छी बात यह है कि दोनों कंप्रेस हो रहे हैं, तो दोनों कंप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये भी कंप्रेस कर रहा है और ये भी, तो ओवरऑल सपोर्ट होगा ना। तो बोथ आर कंप्रेशन, सो इट इज लाइक x1 प्लस x2। तो कितना हुआ? 3 + 1। टोटल डिफॉर्मेशन कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। समझ आया सबको? तो स्प्रिंग फोर्स डायरेक्टली निकालेंगे 4 सेंटीमीटर से, kx टोटल 2000 इंटू 4/100 कितना आ जाएगा? 80 न्यूटन का फोर्स लगेगा। डन। और हमसे पूछा हुआ एक्सेलरेशन, तो 80 न्यूटन दोनों पे लगा देंगे। इसका मतलब ये स्प्रिंग दोनों पे कितना फोर्स लगा रही है? 80 न्यूटन। ये इधर 80 न्यूटन लगा रहा है, ये इस तरफ 80 न्यूटन लगा रहा है। और इनका मासेस क्या है? इसका 2 है, इसका 4 है। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसको मिलेगा इस तरफ कुछ a1 एक्सेलरेशन, इसको इस तरफ मिलेगा कुछ a2। a2 कितना हो जाएगा? F/m जितना। मतलब कि अगर पॉइंट देखे तो ये हो जाएगा F कितना? 80 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 20। और यहाँ पर क्या रहेगा? a1 रहेगा 80 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2 क्लियर? सभी पॉइंट समझ में आया सबको कि किस तरीके से स्प्रिंग का बिहेवियर रहेगा? थ्रू आउट द स्प्रिंग हमें फोर्स सेम रखना है, ये बात ध्यान रख के आपको काम करना है। क्लियर? यस सर। तो बताओ यार,
सबको क्लियर है ना ये? अच्छा, इवन अगर मैं इसे रोक दूंगा और फिर इसे कंप्रेस करूंगा और फिर अगर मैं छोड़ दूं, तब भी स्प्रिंग फोर्स तो दोनों में ही लगाएगी। इवन मैंने कंप्रेस इसे किया, बट अब जब कंप्रेस करके मैंने छोड़ दिया तो स्प्रिंग तो फोर्स दोनों में ही लगाएगा उतना अमाउंट। तो वो भी थोड़ा सा याद रखना है चीजों को। देखिए एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी क्या था कि अभी हम सिर्फ कंप्रेस कर रहे हैं खुद से। अभी लेट्स से हम किसी फोर्स के थ्रू से पुल करने का स्टार्ट कर दें अगर, तो देखें क्या सिचुएशन होगी। सो लेट्स से ये अपना वही मासेस ले लेते हैं अपन, 2 kg और 4 kg है, और इस सिस्टम को अब हम किसी फोर्स के थ्रू पुल करने लग गए। लेट्स से दिस इज बीइंग पुल्ड विद सर्टेन फोर्स, लेट्स से 30 न्यूटन। ओके, तो अगर ये हम 30 न्यूटन से पुल कर रहे हैं तो आपको स्प्रिंग में इलॉन्गेशन चाहिए। फाइंड द इलॉन्गेशन ऑन स्प्रिंग। क्लियर? के आपको गिवन है, वही के कुछ भी ले लेते हैं, लेट्स से 2000 ले लेते हैं या 200 ले लेते हैं। ओके, चलिए स्प्रिंग में इलॉन्गेशन बताना है, सॉल्व करें। सर हम्म वो प्रीवियस क्वेश्चन में अगर फोर्स सेम है और मतलब डिस्टेंस अगर डिफरेंट है हाँ, तो फिर के भी डिफरेंट हो सकता है ना? नहीं के डिस्टेंस नहीं, वो जो के डिफरेंट था वो तो एल के लिए था, स्प्रिंग को छोटा और बड़ा कर दिया कट करके। ये वैलिड है व्हेन स्प्रिंग इज कट। क्लियर? इलॉन्गेशन या डिफॉर्मेशन में के नहीं बदलता है। यहाँ पर देखिए, इलॉन्गेशन या डिफॉर्मेशन में, इलॉन्गेशन या कंप्रेशन में के नहीं चेंज होता है, कट करने पे चेंज होता है, मटेरियल जब आपने कम कर दिया। ओके, यस सर। हाँ, तो इन दोनों के लिए के तो वही रहेगा स्प्रिंग का। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अभी क्या लगता है ये क्वेश्चन हम किसके जैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिस्टम के जैसे कर सकते हैं ना। हमें पता है कि स्प्रिंग इलॉन्गेट हो रही है तो दोनों फोर्सेस लगाएगी ना। मतलब ये स्प्रिंग इसे पुल, लेट्स से ये स्प्रिंग है, तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए? हमें पता है कि स्प्रिंग इधर भी फोर्स लगाएगी और इधर भी। तो जब मैं इसे टोटल को एक सिस्टम मान लूंगा तो स्प्रिंग फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा ना। आप समझ रहे हैं? तो जब भी ऐसे सिंगल फोर्स की बात आती है तो पूरा सिस्टम कंसिडर करना बहुत ही बेस्ट होता है। उससे स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल स्ट्रिंग नॉर्मल जैसे करते थे ना वैसे ही कर सकते हैं। 2 + 4 = क्या आ जाएगा? 6 kg। और वो किस फोर्स से पुल हो रहा है? 30 न्यूटन। डन। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? F/m, या सो इट इज 30/6, कितना आ गया? 5। अब क्वेश्चन सॉल्व कर दो। याद है अलग अलग फिगर बनाते थे, दोनों का 5 एक्सेलरेशन आ गया। तो करें, ट्राई करें, आप लोग जल्दी से करें, दोनों के फिगर अलग अलग बना दें, 2 kg और 4 kg के अलग। सो 2 kg 4 kg, 4 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है? इधर 30 लग रहा है और पीछे की तरफ क्या लगेगा? स्प्रिंग। डन। 2 kg को सिर्फ क्या लगेगा? स्प्रिंग। दोनों जा कहाँ रहे हैं? 5 से आगे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? तो क्या करेंगे अब हम? बताए क्या लिखते थे फिर? F net is equal to MA, इससे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे F net सिर्फ कौन है? स्प्रिंग फोर्स है ना। कितना हो जाएगा? 5 × 2, कितना आएगा स्प्रिंग फोर्स? 10 न्यूटन। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको F net क्या मिल रहा होगा? 30 ज्यादा होगा ना। अपोज कौन कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू MA 4 × 5। सो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा? ये इस तरफ आएगा 30 - 20, कितना आ गया? 10। ऑफ कोर्स दोनों से सेम आना ही चाहिए क्योंकि सेम स्प्रिंग फोर्स है।
तो आइडिया समझ में आया कि क्या करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन बिल्कुल किसके जैसे बन गया, स्ट्रिंग वाला, याद है ना, स्ट्रिंग और नॉर्मल के क्वेश्चन किए हुए। बस यहाँ पे एक f इज इक्वल टू के एक्स का आइडिया और ऐड हो जाता है, बाकी पूरा जो हमने पहले पढ़ा है वही सब कुछ है। ओके, तो स्प्रिंग में किसी को कोई दिक्कत क्या, समझ में आ गया। अभी क्या पूछा था हमसे, इलॉन्गेशन, तो जब स्प्रिंग फोर्स पता चल गया तो इलॉन्गेशन निकाल सकते हैं ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके, सो 10/200, ये किस में आएगा, मीटर में, और अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सो 10/200 इंटू 100, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। सो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर इलॉन्गेशन हो गया। कोई डाउट किसी को, बताओ यार, ओके है। सबको पॉइंट समझ में आ गया क्या? Yes. ओके, गुड गुड। चले इसका और अच्छा वर्जन देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन का और एलोंगेटेड और भी अच्छा वर्जन देख लेते हैं हम। देखें एक और एग्जांपल, ये जो एग्जांपल्स हम करा रहे होते हैं क्लास में, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप यूज करेंगे किसमें, प्रैक्टिस शीट सॉल्विंग में, बुक सॉल्विंग में, ये सारे। तो ये टाइप का कॉन्सेप्ट है, इस पे वेरियस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा है वही पूरा नॉलेज कहाँ पे काम आ जाएगा, यहाँ पर काम आ जाएगा। समझ आया? चले एक काफी अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड ऐसे फिक्स्ड है और इस रॉड में एक रिंग लगी हुई है और इस रिंग से एक स्प्रिंग फिक्स्ड है। सेटअप समझ में आया यार सबको? एक यस सर। रिंग और ये Yes, फिक्स sir. हुई है। अच्छा बताओ, अभी रिंग को क्या कोई फोर्स फील हो रहा होगा, मतलब रिंग और रॉड के बीच में एक नॉर्मल लग रहा होगा ना, रिंग और रॉड के बीच में। रिंग हाँ। कितना है, हाँ. m मास की रिंग है, यस तो इसका मतलब एक mg नीचे लग रहा होगा, और यस रिंग का नॉर्मल कितना लग रहा होगा, mg जितना। तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं इनिशियली, स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड और स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, ओके, स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ। तो क्या स्प्रिंग कोई फोर्स लगा रही होगी क्या, नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ क्या लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, और उसे बैलेंस कौन करेगा, रिंग का नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये इस रॉड पे एक नॉर्मल फोर्स फील होगा। तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg के जितना हो जाएगा। क्लियर है अभी, कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब अगर हमने इस रिंग को पुश कर दिया, तो आप अगर फील करें, इस चीज को फील करें कि एक रॉड के अंदर ऐसे रिंग है जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और आपने ऐसे रिंग को इधर कर दिया, तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो मतलब स्प्रिंग क्या करेगी, वापस ऐसे पुल करने का ट्राई करेगी ना, तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स बढ़ जाएगा या कुछ तो चेंजेस आ जाएंगे नॉर्मल में। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन ऐड हो जाएगा, स्ट्रिंग फोर्स भी ऐड हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड नॉर्मल फोर्स on ring when it is shifted by 60 degree with the vertical। मतलब समझ आया फिगर क्या बन जाने वाला है अभी? ये फिगर सबको समझ आया? अब मैं डायरेक्टली दूसरा फिगर बना देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कब आपसे पूछा हुआ है सॉल्व करने को। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि रॉड ऐसी थी, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, उससे ज़्यादा हमें कुछ मतलब नहीं है, और अभी स्प्रिंग कहाँ पहुँच गई है, वर्टिकल से 60 डिग्री बना रही है। समझ आया सबको? ये क्वेश्चन है, तो इस इंस्टेंट पे आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। क्लियर है आपको, समझ आ गया क्या?
और इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है, क्योंकि अगर आप टिल्ट करके छोड़ दोगे तो ये तुरंत तेजी से स्लाइड करके आ जाएगी ना। ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। मैं ये आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि देखने में क्वेश्चन बहुत ही टफ लग रहा है बट बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रिंग फोर्स किस तरफ लगेगा? ऐसे लगेगा। Yes, sir. ओके, तो बेटा क्या पूरा एफएस उसको एक्सेलरेट करा देगा क्या? नहीं, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? ये वाली डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। अच्छा, नॉर्मल किस तरफ होगा? ये वाले डायरेक्शन में नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब इसके एफी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना कि इसको एफ का कौन मूव कराएगा, एक कंपोनेंट Component. आने वाला है। तो इसका मतलब क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। क्या इसको जो एक्सेलरेशन देगा वो एफएस का क्या देगा? एक कंपोनेंट देगा, और एक कंपोनेंट क्या करेगा? उससे बैलेंस करने का ट्राई करेगा। किसे बैलेंस करेगा? नॉर्मल को। अच्छा, एक तो ऑलरेडी बैलेंस कर रहा था, एक फोर्स तो ऑलरेडी था, कौन सा? mg। अब बताओ एफएस का कौन सा कंपोनेंट होगा? अगर ये 60 है तो इसका मतलब fs cos थीटा। ये 60 होगा ना। क्लियर? तो ये आएगा 60 डिग्री, इसका मतलब ये आएगा एफएस कॉस थीटा। कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा? एफएस बाई 2। और यहाँ पर क्या आएगा? एफएस साइन 60 डिग्री। तो बताओ नॉर्मल कितना हो जाएगा? नॉर्मल कितना हो जाएगा? mg प्लस एफएस कॉस 60 डिग्री। डन। और वो होता है एफएस कॉस 60 डिग्री कितना होगा? एफएस बाई 2। बताइए किसी को कुछ डाउट इसमें नॉर्मल निकालने में? अच्छा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एफ नेट बाई एम, और नेट एक्सेलरेशन कितना है? एफ एस इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन फील हुआ, देखने में बहुत टफ लग रहा था बट क्वेश्चन है एकदम इजी। ए इज इक्वल टू कितना हो गया? √3 एफ एस बाई 2m। डन। किसी को कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब ये बताओ ये एफ एस कैसे निकालेंगे? स्प्रिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? वो कितना हो जाएगा बताएं? लेट्स से के गिवन था, गिवन है इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है के। स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है, तो बताओ एफ एस को लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए बताएं? K और X. के इंटू एक्स। एक्स क्या चीज है? अगर मैं बोल देता हूँ, अगर मैं बोल देता हूँ इसकी लेंथ थी एल, तो इसका मतलब अगर इसकी लेंथ एल है तो ये कितनी हो जाएगी? l प्लस x। एल प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? कैसे? ये तो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कौन सा थीटा लगा दे? ये बेस है और cos ये थीटा। डायगोनल है। वेरी गुड। सो हम लगा सकते हैं क्या? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बेस दैट इज एल और हाइपोटेनिस। सो कितना आ जाएगा हाइपोटेनिस यहाँ से? 2l। तो इसका मतलब ये l प्लस जो x है वो कितना है? 2l जितना है। 12। तो इलोंगेशन कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2l रख देंगे क्या? Yes, sir. l रखेंगे भाई, 2l यस नहीं, इलोंगेशन रखना होता है हमें। देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h माइनस एल, दैट इज 2l माइनस एल, मतलब कितना होगा? l होगा। सो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? k इंटू इलोंगेशन, फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे 2l माइनस एल, ये होगा हमारा इलोंगेशन, और वो कितना है? k इंटू एल जितना है। सो स्प्रिंग फोर्स भी हमें पता चल गया। मैंने इस क्वेश्चन में वैल्यूज इसलिए नहीं दी कि आपको एक्सप्लेन करना, आपको समझाना मेरा पर्पस था। आप बाद में के और एक्स इन एल इन सब की वैल्यू रख के निकाल सकते हो क्या होगा।
मेन पॉइंट था आपको फोर्सेस के बारे में समझाना कि कैसे में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिफरेंट कैटेगरी के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी समझ आया यार सबको? स्प्रिंग का फोर्सेस कैसे यूज करना है समझ आया? नॉर्मली करते हैं जैसे हम करते हैं, एफबीडी बना के जैसे फोर्सेस लगाते हैं वैसे ही कर रहे हैं, सिर्फ क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ये के एक्स वाला आइडिया। पक्का ओके है सबको? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ काम की बात क्या थी कि हमने ऐसे स्लाइड की है 60 डिग्री, तो ये लेंथ कितनी हो गई है 2l, तो इलोंगेशन कितने का आ गया इसका मतलब L l का इलोंगेशन आ गया है। बस इलोंगेशन पता है तो फोर्स, इस डायरेक्शन का फोर्स पता है, बाकी तो थोड़ी सी एफबीडी है, वो काफी सीख लिया हमने कि अगर इस तरह फोर्स है तो बैलेंस कैसे करते हैं। नॉर्मल और एमजी तो ये लोग बैलेंस कर देंगे, एफ साइन थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर पाएगा तो वो लिख देंगे। ओके, तो ये पक्का किसी को डाउट? डायग्राम सारा समझ में आया? सिचुएशन क्या है देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। ये रॉड थी, ये रिंग थी, ये स्प्रिंग थी, ठीक है। अभी हमने इसे ऐसे पुल किया तो स्प्रिंग ऐसे स्ट्रेच हो जाएगी ना यहाँ पर। तो अगर ये 60 डिग्री है तो मैथमेटिकली अगर ये लेंथ l है तो ये 2l होता है, cos थीटा से हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब इसकी लेंथ थी l और इलोंगेट कितना हो गया, l और एक्स्ट्रा हो गया, तो मतलब ये फोर्स लगाने लगेगा ना। और मुझे पता है कि जब फोर्स किसी एंगल में होता है तो क्या करते हैं उसके कंपोनेंट, ये कंपोनेंट बैलेंस करेगा किसे, नॉर्मल को, और इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं है तो ये क्या करेगा, रिंग को ऐसे स्पीड दे देगा, F इज इक्वल टू ma दे देगा। आ गया समझ में सबको क्वेश्चन? डन, सबको क्लियर है ये? यस सर। ओके गुड। तो यहाँ तक हमने अभी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल का डिस्कशन किया, अभी थोड़ा सा इसमें ग्रेविटी वाला पार्ट ऐड कर देते हैं। ओके चले, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से if it is left from the natural length, ये भी क्या है, नेचुरल लेंथ में है, NL भी लिख सकते हैं, सिर्फ नेचुरल लेंथ में है, ठीक। फाइंड इट्स न्यू लेंथ, अगर मैं इसमें m मास का एक बॉक्स रख दूं तो फाइंड इट्स न्यू लेंथ। लेट्स से नेचुरल लेंथ कितनी है अभी, कुछ है l, स्मॉल l बना देते हैं, तो फाइंड इट्स न्यू लेंथ। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बताओ क्या होगा, इलोंगेट कौन कर दिया, इस स्प्रिंग को किसने इलोंगेट कर दिया होगा, mg ने, mg ने, इसके वेट ने mg ने बैलेंस कर दिया, तो कोई तो इसे बैलेंस करेगा ना, किसने बैलेंस कर लिया होगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ने। क्लियर? और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, अगर mg ज्यादा है स्प्रिंग से तो इलोंगेट होता रहेगा, बट हमें पता है कि थोड़ी देर बाद स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा ना बहुत, क्योंकि ये तो होता है कि x जितना, ठीक है। तो इसका मतलब सिचुएशन क्या हो जाएगी, अगर हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, कि आफ्टर इक्विलिब्रियम, मतलब जब ये बॉक्स नीचे जाना बंद कर चुका है तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स बैलेंस कर लेगा किसको, वेट को, मतलब k इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg बाई k, तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, न्यू लेंथ हो जाएगी l तो थी प्लस x एक्स्ट्रा हो जाएगी, मतलब l प्लस mg बाई k। कोई डाउट किसी को इसमें, बेसिक फीलिंग है जस्ट, क्लियर? Yes, sir. ओके गुड, ठीक है चले। तो ये बस मैं आपको समझा रहा था कि mg कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के और आ सकते हैं। देखिए ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स
of box when pulled down for x naught distance and released. क्लियर? मतलब क्वेश्चन समझ आया क्या हुआ? इस बॉक्स को हमने क्या किया, थोड़ा सा x नॉट डिस्टेंस नीचे की तरफ पुल किया हुआ है, उसके बाद आपको बताना है कि क्या सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, अगर ये बॉक्स ऐसे हैंग कर रहा है तो ऑलरेडी इलोंगेटेड होगा ना, ये ऑलरेडी इलोंगेटेड होगा ना? हाँ, तो इसका मतलब जब हमने इसे और पुल किया, कितना x नॉट और पुल किया, तो हमें ये याद रखना है कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, स्प्रिंग फोर्स इज नॉट k इंटू एक्स नॉट। ये होगा क्या स्प्रिंग फोर्स? नहीं, गलत। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इलोंगेटेड है वो, उसके बाद एक्स्ट्रा इलोंगेशन हो रहा है ना। समझ आया सबको मैं क्या समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन से? कि अगर ऐसे कोई बॉक्स हैंगिंग है तो ऑलरेडी इलोंगेशन होता है उसमें एक्स का, उसके बाद एक्स्ट्रा इलोंगेशन कॉज हुआ है, तो ये के एक्स नॉट नहीं होगा, इट इज ऑलरेडी इलोंगेटेड, ऑलरेडी इलोंगेटेड बाय x इज इक्वल टू हाउ मच, x की वैल्यू कितनी आएगी, mg बाई k, K. mg बाई k इतना ऑलरेडी इलोंगेटेड है। तो व्हाट विल बी द स्प्रिंग फोर्स देन? x naught plus mg by k. x प्लस एक्स नॉट। समझ आया सबको? कोई डाउट? तो मैंने ये पूछा फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ साथ लेट से मैंने स्प्रिंग फोर्स भी पूछ लिया होता तो क्या आंसर होता? ये आंसर होता है स्प्रिंग फोर्स का। कोई डाउट किसी को स्प्रिंग फोर्स में? स्प्रिंग फोर्स समझ में आया? अच्छा अब पूरी एफबीडी बना देते हैं, पूरी एफबीडी बना देते हैं। स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, बट एक फोर्स और भी लगेगा ना, क्या? mg. mg। उसके बाद इसके पास एक्सेलरेशन आएगा ना, जो भी आएगा। अगर हमने नीचे पुल किया है तो बाद में स्प्रिंग अपने तरफ लाने का ट्राई करेगी, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन के लिए एफ नेट इज इक्वल टू एम इन टू ए। एफ नेट मतलब क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स माइनस एम जी mg. इज इक्वल टू एम ए। तो स्प्रिंग फोर्स क्या था, वो तो अभी हमने देखा था, क्या था, के एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अच्छा ये जो एक्स है इसकी वैल्यू अभी हमने देखी थी, क्या थी, एम जी बाई के। सो इसकी वैल्यू क्या थी, एम जी बाई के प्लस एक्स नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। फिर अगर मैं देखूँ तो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये एम जी प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे और देखो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के एक्स नॉट बाई एम। अब आप लोग सोचोगे सर आंसर पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, वो तो हम पहले भी कर सकते थे ना, एफ एस इज इक्वल टू ऐसा के एक्स नॉट लिख के इज इक्वल टू एम ए, ये भी तो कर सकते थे ना। बट ये गलत है, रियल में के एक्स नॉट नहीं लग रहा है, ठीक। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर होगा हमें करने का। बट अब हम थोड़ी सी स्मार्टनेस लेके आएंगे, क्या कि अब हमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें सीखनी है। हमें पता है कि mg को अगर ये फ्रीली रखा हुआ है, मतलब mg को बैलेंस कर दिया होगा ना किसने, kx ने, ठीक। तो अगर अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमने x नॉट मूव कराया तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, तो आप ये मान के चलें कि जो इनिशियल mg था उसको तो किसने बैलेंस करके रखा था, kx ने बैलेंस करके रखा था ना। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते थे, बस हमें नेट फोर्स में एफ एस माइनस एम जी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ये बोलूंगा कि एम जी इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो सिर्फ क्या यूज करेंगे हम, के एक्स नॉट यूज कर सकते हैं। समझ आया? तो ये मेथड 2 है जो आप देखिए, मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ एज अ मेथड 2, और मेथड 2 का मतलब ये है आई विल से एम जी
is already balanced by kx। तो अगर mg ऑलरेडी बैलेंस है kx से तो इसके फिगर में मैं सिर्फ क्या लिखूंगा fs, mg नहीं लिखूंगा और सीधा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। फाल से ये fs न्यू fs और mg को क्या है, पुराने वाले kx ने बैलेंस करके रखा हुआ है, तो mg फिगर में मैं नहीं दिखाऊंगा, या फिर mg और पुराना वाला kx ये दोनों क्या करेंगे, बैलेंस करके रखे हुए हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ क्या, दैट fs न्यू is equal to m into a, so kx naught is equal to m into a। तो ये समझ में आया कि इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ही कर सकते हैं कि mg बैलेंस हो गया है तो डायरेक्टली kx से सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट किसी को इसमें, कैसे हमने सॉल्व किया हुआ है? अभी टेंशन नहीं लेना है, अभी जस्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे अप्रोच करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो स्प्रिंग पे अभी एक और लेक्चर चलेगा, ठीक है। आज मैं प्रैक्टिस शीट पोस्ट कर दूंगा और आपको डिटेल बता दूंगा कि क्वेश्चन करना आपको वहां पे स्टार्ट कर देना है, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कुछ डाउट रहे तो बता दें आप, ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Have a nice day. Thank you, sir.